नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है। कंप्लीट सेल के लिए देख लेते हैं। तो बताइए क्या फॉर्मूला रहता है पूरा, मतलब कंप्लीट सेल के लिए क्या फॉर्मूला होता है। ये होता है ई सेल, इधर होता है ई नॉट सेल, ठीक है। 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ये हो जाएगा, क्लियर। सो अब देखिए उस दिन तो आपने हाफ सेल के लिए लिखा था, ठीक। तो कंप्लीट सेल के लिए लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कंप्लीट सेल के लिए वो कैसे होगा, एकदम वैसे ही रहता है। बस का ध्यान रखना है कि जब जहां पे आपने हाफ सेल लिखा था, हाफ सेल में क्या केस था, हाफ सेल में ये केस रहता है कि भाई Mn प्लस है, उसने कुछ n इलेक्ट्रॉन लिए तो ये क्या बन गया M, ये बन गया सॉलिड, तो ये था हाफ सेल। अब अगर भाई कंप्लीट सेल होता है तो कैसे होता है, उसमें दोनों रहते हैं, उसमें कैथोड भी होता है और एनोड भी होता है। ये तो सिर्फ कैथोड की रिएक्शन है। क्यों क्यों लेते हैं, जब भी हम किसी भी हाफ सेल के लिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन निकालते हैं तो उस केस में हमको ध्यान रखना होता है कि वो रिडक्शन फॉर्म में लिखा रहे हैं, इसका ध्यान रखना है, रिडक्शन फॉर्म में लिखा होना चाहिए। कंप्लीट सेल में तो ओवरऑल होता है। जैसे हम कंप्लीट सेल, जैसे मान लीजिए हम डेनियल सेल लेते हैं, तो डेनियल सेल में कैसे लिखेंगे, ये होगा जिंक, ठीक है, और प्लस होगा कॉपर आयन, ये कन्वर्ट होगा जिंक आयन में, और किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर सॉलिड में, इस तरह से कन्वर्ट होगा, यही कन्वर्जन होगा डेनियल सेल का। तो इसी को हमको वहां पे लिखना है। तो कैसे हम इसको यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे। अब देखो जैसे हमको सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहेगा, हमें चाहिए रहेगा ई नॉट सेल, हमें पहले इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इसका ई नॉट सेल निकाल लेंगे। ई नॉट सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई नॉट कैथोड करेंगे, कैथोड कौन सा होता है, कॉपर वाला, माइनस एनोड, एनोड कौन सा है, जिंक वाला, जिंक वाला इलेक्ट्रोड है। तो इस तरह कॉपर और जिंक वाला इलेक्ट्रोड जो रहेंगे, हम इसको यहां से डिफरेंस लेके पहले तो हम ई नॉट सेल निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं निकालोगे ना, जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आप इसको नहीं निकाल सकते। ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू जब तक आप यहाँ पुट नहीं करोगे तब तक ये सॉल्व ही नहीं होगा पूरा, ठीक। तो आपने पहले ये निकाल दिया, अब इसको यहाँ रखना होगा और इस इक्वेशन के हिसाब से ये वाला इक्वेशन बना लीजिए। तो कैसे बनेगा, ये बन जाएगा ई सेल, ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अच्छा जब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हम लिखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आयंस का चेंज होता है, अलग होता है। जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जो आयन सॉलिड फॉर्म में रहते हैं उसका वन वैल्यू होती है ना। तो अगर आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना भी चाहेंगे तो आप किसका लिखेंगे, जिंक आयन का लिखेंगे और किसका लिखेंगे, कॉपर आयन का। क्योंकि इसका और इसका लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी वन माने जाते हैं। सॉलिड के केस में हम उसको वन मान यूनिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन। इस तरह से आपका ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो किसी भी कोई भी सेल रिएक्शन होती है, कोई भी सेल रिएक्शन हो तो उसको आप इसी तरह से आप बना के वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर जो भी आयनिक कंसंट्रेशन दी हुई है इनकी यहां पुट करिए और उसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो ये होता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जब कोई सेल अगर अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन में काम कर रहा हो तो उस केस में हम नॉस्ट इक्वेशन लगा के इस तरह से निकालते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी सेल का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन निकाल रहे हैं, इसे निकाल रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड वाली वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो जैसे हाफ सेल में होता है वैसे कंप्लीट सेल भी होता है। बात उतनी है, पूरे दोनों केस में हमको ई नॉट की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, बिना उसके नहीं निकलेगा आपका नॉस्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये है निकालने का तरीका, सेल पोटेंशियल निकालने का तरीका नॉस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अंडरस्टूड।